हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का ऑनलाइन स्टडी सीरीज में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के जो हमारा लेक्चर होने वाला है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। अभी तक आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 1 को नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं, या उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया गया है, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, जबकि इस लेक्चर का नंबर 1 जो टॉपिक होने वाला है सेंटर ऑफ ग्रेविटी होने वाला है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या चीज़ होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसे कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, देख सकते हैं आप कि द पॉइंट थ्रू विच द होल मास ऑफ द बॉडी एक्ट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ द बॉडी इज नोन एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सीजी। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है किसी भी बॉडी पर एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर उस बॉडी का मास या वेट क्या करता है, एक्ट करता है, उसे हम बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एक बार और डेफिनेशन सुन लीजिए, क्या बोल रहा है कि सेंटर ऑफ जो ग्रेविटी होती है किसी भी बॉडी पर एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर किसी भी बॉडी का मास या वेट क्या करता है, एक्ट करता है या कंसंट्रेट करता है। ठीक है, वही हमारी होती है क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। चलिए अब हम जानते हैं कुछ सम इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि मतलब कि शेप के बारे में, कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका कैसे फाइंड किया जाता है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या चीज़ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक और बात जान लेते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी में, कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है वो हमारी 3D डायग्राम के लिए होती है, 3D बॉडीज़ के पे काम करती है, और 3D बॉडी का ही हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बराबर ही यानी कि एक और टॉपिक होता है, उसका नाम है क्या, सेंट्राइड। तो सेंट्राइड क्या होती है, तो सेंट्राइड का डेफिनेशन भी जो मैंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डेफिनेशन दिया वो भी सेंट्राइड का सेम डेफिनेशन है। ठीक है, लेकिन अंतर क्या है कि सेंट्राइड हम 2D बॉडीज़ का निकालते हैं, जबकि 3D बॉडी का हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं। बस ये इन दोनों में आपको इतना डिफरेंस समझना जरूरी था। ठीक है, चलिए अब हम निकालेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस ट्रायंगल का। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक बार जो यहाँ पे एक रॉड दिया होता है, तो रॉड का हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी जान लेते हैं। तो रॉड का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है उसके मिड पॉइंट पे एक्ट करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपके सामने जो फिगर 1.5 में एक फिगर दिख रहा है, ये क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक है, तो रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितनी होती है, इसकी रेक्टेंगल का मान लीजिए लंबाई कितना है, स्मॉल l, और इसकी जो चौड़ाई कितनी है, मतलब कि स्मॉल b है। ठीक है, तो इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी काम करेगी इसके डायगोनल के मिड पॉइंट पे काम करेगी। देखिए इसका जो मतलब कि इसका डायगोनल जहाँ पे कोइंसाइड करेगा इसी पॉइंट पे क्या होगी, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी। जहाँ पे g लिखा गया है वही हमारी क्या होगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो कि b/2 पे एक्ट करेगी। ठीक है, अब यहाँ ट्रायंगल की बात करते हैं। तो ट्रायंगल की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है इसकी हाइट के, देख लीजिए इसके जो डायगोनल होंगे इसकी हाइट के h/3 पे एक्ट करेगी। लेकिन अगर ये देख लीजिए कि सेमी सर्किल होता है उसका अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे तो सेमी सर्किल सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना हो जाएगा, 4r/3π। चलिए इतना हो गया। अब देखते हैं कि अब कुछ और टॉपिक के बारे में जानते हैं, जैसे शेप के बारे में। यहाँ पे दे रखा है कि हेमिस्फेयर का, तो हेमिस्फेयर का अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर निकालेंगे तो 3r/8 होगा। ठीक है, अब देखिए कि अगर ट्रिपेजियम का अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा h/3 ब्रैकेट में 2a + 3/a + b होगा। ठीक है, देख सकते हैं a जो है इसकी बड़ी भुजा है, और मतलब b जो इसकी बड़ी भुजा है, और स्मॉल a जो इसकी छोटी भुजा है, और हाइट यहाँ पे इन दोनों भुजाओं के बीच का डिफरेंस दिया गया है, यानी कि डिस्टेंस दिया गया है। ठीक है, अब देखिए अब बात करते हैं कि हम देख सकते हैं एक और यहाँ पे फार्मूला आपके सामने राइट सर्कुलर कोन का दिया हुआ है। तो राइट सर्कुलर कोन का जो मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितनी होती है, h/4 होती है। तो आपके डिफिनेशन में मतलब कि एग्जाम में ऐसे ही पूछ सकता है सिंपल से कि अगर राइट सर्कुलर कोन है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितने पे होगा, h/2 पे होगा, h/3 पे होगा, h/4 पे होगा। तो जहाँ पे भी आपको h/4 दिखे आपको वही ऑप्शन क्या करना है, टिक करना है। चलिए अब देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इतनी हमको जानकारी मिलती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा क्या, इनर्शिया। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं बता दूं, अगर मेरी पिछले वाले लेक्चर को आपने अगर देखा होगा ध्यान से, तो इनर्शिया यानी कि मोमेंट के बारे में मैं बताया हूं कि मोमेंट जो होता है, अगर कोई भी फोर्स P में बताया था, P और इसके परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है स्मॉल l ले लेते हैं, तो P × L जो होता है वो हमारा क्या होता है, मोमेंट। P × L जो होता है वो हमारा क्या होता है, मोमेंट होता है। ठीक है, अगर हम किसी भी मोमेंट का, अगर इसको मान लीजिए P × L है, अगर यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस में L लिया था उसमें, ठीक है, अगर यहाँ पे R भी लिख सकते हैं, कुछ भी डिस्टेंस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी भी मोमेंट का फिर से अगर मोमेंट निकाल दिया जाए
P इंटू एल कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सेकंड मोमेंट ऑफ मास, यानी कि मास या एरिया का जो बॉडी होता है उसका क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। तो देख सकते हैं क्या लिखा गया है कि इट मे बी डिफाइंड एज द मोमेंट ऑफ द मोमेंट, यानी मोमेंट का मोमेंट जो होता है उससे क्या करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, इसको एक और नाम से भी जानते हैं, सेकेंड मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया। ठीक है, सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और एक और जानते हैं कि जो इनर्शिया होता है, मोमेंट होता है किसी भी चीज़ का, दो चीज़ों का मोमेंट निकाल सकते हैं, या तो मास का या तो एरिया का। लेकिन मास का मोमेंट हम किस बॉडी का निकालते हैं, 3D बॉडी का। ठीक है, 3D बॉडी का हम मास का मोमेंट निकालते हैं, जबकि एरिया का मोमेंट हम किस बॉडी का निकालते हैं, 2D बॉडी का। जैसे मतलब कि हमारा सर्किल हो गया, ट्रेंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, इस बॉडी का हम क्या करते हैं कि एरिया मोमेंट निकालते हैं। ठीक है, चलिए इतनी जानकारी मिलती है। अब देखिए एक शेप यहाँ पे दिखाया गया फिगर 1.1 में, आप देख सकते हैं कि इसका जो मास दिया गया है, स्मॉल m1 स्मॉल m2 स्मॉल m3 दिया गया है। ठीक है, ये रिजिड बॉडी है। ठीक है, फिक्स लाइन ये है, और ठीक है जो कि यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा x डायरेक्शन और ये y डायरेक्शन। ठीक है, तो y डायरेक्शन से K1 दूरी पे है, फिर ये K2 दूरी पे है, ये K3 दूरी पे है। ठीक है, तो इसका जो K जहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन है। ठीक है, तो रेडियस ऑफ इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालेंगे तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे पूरा निकल के कितना आएगा, I = mk²। ठीक है, जहाँ पे K क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन है, और m क्या है, उसकी मास है। ठीक है, इतनी जानकारी मिलती है। अब देखिए अगर कोई आपसे पूछे कि मतलब कि मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट क्या होता है, तो आपको कितना बताना है कि kg/m²। लेकिन अगर वही आपसे पूछेगा कि एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, तो आपको mm⁴ बताना है। ठीक है, mm⁴ बताना है। ठीक है, mm⁴ क्या होता है, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ठीक है, अगर मास मोमेंट यानी कि मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि MMI, ठीक है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया को MMI से भी डिनोट करते हैं, उसकी यूनिट क्या होती है, kg/m²। ठीक है, kg/m² उसकी यूनिट होती है। अगर एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको निकालना होगा तो उसकी यूनिट क्या होगी, m⁴ या mm⁴ होती है। ठीक है, चलिए अब देखिए एक और चीज़ हम जानेंगे यहाँ पे, अगर मतलब पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अनुसार, तो इसकी जो IP होती है, IP का मतलब क्या होता है कि पैरेलल एक्सिस। ठीक है, तो IP जो होती है, IP = IG + AH²। ठीक है, IP = AH² होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें 2-3 टर्म है जो कि उसका डेफिनेशन मतलब कि उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी जरूरी होती है। इससे मान लीजिए, देख लीजिए एक यहाँ पे चीज़ लिखा गया है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द थिन डिस्क, अगर कोई भी डिस्क है जो पतला है उसके मास क्या है, स्मॉल m, और डिस्क का रेडियस कितना है, स्मॉल r, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क इस, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितनी हो जाएगी, mr²/2। अगर कोई भी डिस्क है तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितनी होगी, mr²/2, जबकि यहाँ पे 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 0.5 mr²। ठीक है, जहाँ पे एक और यहाँ पे डेफिनेशन देख सकते हैं, अगर मतलब डायमीटर के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो ये वाला फार्मूला आप लिख सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए अब हम निकालेंगे किसका, किसी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालेंगे तो उसकी IG = कितना हो जाएगा, देख सकते हैं कि इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे देख सकते हैं कितना होगा, ml²/12। ठीक है, देख सकते हैं। चलिए अब देखिए अब क्या निकालना है, अगर कोई भी मतलब कि रेक्टेंगुलर सेक्शन है तब उसकी हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या निकालेंगे। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रेक्टेंगुलर सेक्शन हैविंग विड्थ यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं IXX, यानी XX के अबाउट अगर निकालेंगे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कितना हो जाएगा, BD³/12। अगर y के सापेक्ष अगर निकालेंगे तो DB³/12 हो जाएगा। ठीक है, इतनी जानकारी मिलती है। अब देखिए रेक्टेंगुलर सेक्शन जो कि हालो होगा तब क्या होगा, उसकी क्या कर जाएगी उसकी डाया, मतलब कि ये जो यहाँ पे दिया गया है इसकी ये वाली घट जाएगी, ये जो दे रहा है छायांकित भाग किया गया है ये क्या कर जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि IXX = कैपिटल BD/12 माइनस स्मॉल BD³/12। ठीक है, इतना। चलिए अगर इसी को अगर IXX के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, DB³/12 माइनस DB³/12। ठीक है, ये हालो के लिए है। ठीक है, हालो अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन होगा उसके लिए। चलिए अब देखते हैं कि अगर कोई सर्कुलर सेक्शन होगा, ठीक है, सर्कुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो उसकी दोनों का बराबर होता है। ठीक है, देख लीजिए अगर कोई सर्कुलर सेक्शन है तो यहाँ भी D है और इसके ऊपर भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, D हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी जो πD⁴/64 ये क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ठीक है, लेकिन अगर यही हालो सर्कुलर सेक्शन का निकालेंगे तो इसमें से कैपिटल D में से स्मॉल d घट जाएगा, बस इतनी का फ़र्क होता है। ठीक है,
आगे बता दिया गया होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए बताया गया है कि डी के पावर 4 में से स्मॉल डी के पावर 4 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हालो सर्कुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आ जाएगा, ठीक है। जो कि आपका कितना होगा, पाई/64 इंटू कितना हो जाएगा, कैपिटल डी के पावर 4 माइनस स्मॉल डी के पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ट्रेंगुलर सेक्शन का जो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो उसकी कितनी होगी। ये सारे चीज़ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको रटना जरूरी है, समझना जरूरी है। अगर ट्रेंगुलर सेक्शन होगा तब उसकी क्या होगी, सेंटर मतलब मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख सकते हैं कि BH3/36, ठीक है। अब यही देखिए अगर कोई भी मतलब ये भुजा, ये लेंथ, ये हमारी भुजा जो आर्म है BC के अकॉर्डिंग, BC के मतलब कि रिस्पेक्ट में अगर निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो BH3/12 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतनी हमको मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया से हमको जानकारी मिलती है। अब हम आएंगे टॉपिक पे फ्रिक्शन पे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या होता है, तो फ्रिक्शन देखिए, ए फोर्स एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और सिंपली फ्रिक्शन। देखिए अगर कोई भी बॉडी है, ठीक है, अगर हम किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाएंगे, ठीक है, तो बॉडी क्या करेगी, चलने के लिए। अगर मान लीजिए अगर कोई बॉडी अगर स्टैटिक कंडीशन में है तो डायनेमिक कंडीशन में आने के लिए क्या करेगी, रजिस्ट करेगी। अगर डायनेमिक कंडीशन में है तो स्टैटिक कंडीशन में आने के लिए क्या करेगी, रजिस्ट करेगी, ठीक है। तो जो रजिस्ट करती है तो रजिस्ट करने के लिए उसके एक मतलब ये जो सरफेस पे होता है तो सरफेस के कांटेक्ट में क्या करती है, एक फोर्स लगता है, जो कि इस फोर्स के आपके लगाए गए फोर्स के क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। उस फोर्स को आपको क्या करना है, बोलना है फ्रिक्शन। जैसे मान लीजिए, देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए ये कोई बॉडी है, ठीक है, इस पर हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। 10 न्यूटन का क्या कर दिए, आप फोर्स अप्लाई कर दिए। तो ये बॉडी चलने के लिए मतलब कि ये बॉडी क्या करेगी, ये बॉडी चलेगी नहीं जब तक ये भी 10 न्यूटन का इधर से फोर्स लगाएगी, ठीक है। इसके बराबर ही 10 न्यूटन का फोर्स इधर से लगाएगी। इसी फोर्स को क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन बोलेंगे, ठीक है। जो फ्रिक्शन होता है दो टाइप का होता है, एक स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा जो होता है डायनेमिक फ्रिक्शन। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो कोई भी वस्तु स्टैटिक कंडीशन में रहेगी तब उस पर जो फ्रिक्शन लगेगा। अगर स्टैटिक कंडीशन में मतलब कि अगर वो रुकी हुई है तब उस पर जो उसके सरफेस में जो भी मतलब कि अगर फ्रिक्शन लगेगा तो चाहे डेवलप होगा तो उसे आप स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। अगर कोई वस्तु डायनेमिक कंडीशन में है तो उस पर अगर कोई भी फ्रिक्शन लगेगा तो उसे आप डायनेमिक फ्रिक्शन बोलेंगे, ठीक है। चलिए, लेकिन अगर डायनेमिक फ्रिक्शन भी दो भागों में डिवाइड होती है, एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन में और दूसरी जो रोलिंग फ्रिक्शन में। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए अभी देखिए जो मैं डायग्राम बनाया हूँ ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन का एक एग्जाम्पल बन सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी अगर वस्तु सरकाना हो, आपको अगर स्लाइड कर रही है, स्लाइडिंग मोशन कर रही है, तब उस पर क्या करेगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर यही बॉडी मान लीजिए कि अगर रोल कर रही है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई हमारी गाड़ी का चक्का क्या करता है, पहिया व्हील क्या करता है, रोल करता है, ठीक है। ऐसे करके क्या करता है, रोल करता है, ठीक है। जब रोल करेगा तब इसके मतलब सरफेस में जो भी फ्रिक्शन डेवलप होंगे उसे आप मतलब कि रोलिंग फ्रिक्शन बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब हम जानेंगे कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होती है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब होता है कि सीमांत घर्षण, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब ये होता है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स विच comes into play when a body just begin to slide over the surface of the other bodies is known as limiting friction। देखिए अगर कोई भी बॉडी है, ठीक है, कैसे भी आप शेप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर कोई भी बॉडी आप फोर्स लगाएंगे तो क्या करेगी, ये क्या करेगी, अपनी कंडीशन चेंज करने की कोशिश करेगी, ठीक है। चेंज करने की कोशिश मतलब कि अगर ये बॉडी रुकी हुई है तो क्या करेगी, चलेगी। अगर चल रही है तो क्या करेगी, रुकेगी। लेकिन एक ऐसी कंडीशन आएगी जब ये फोर्स काम करना, मान लीजिए अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो फिलहाल तो मतलब कोई बॉडी अचानक चल नहीं पाएगी, ठीक है। वो क्या करेगी, कुछ टाइम लेगी, जब चलेगी तो क्या करेगी, इस पर फ्रिक्शन काम करेगा। लेकिन अगर वो फ्रिक्शन कम हो जाएगा, मतलब फ्रिक्शन का जो चरम सीमा होंगे वो फ्रिक्शन काम करना जब बंद कर देगा तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन लगेगा कि मतलब वो बॉडी क्या करेगी, अगर डायनेमिक कंडीशन में है तो स्टैटिक कंडीशन में आने के लिए जो भी मतलब फ्रिक्शन लगेगा उसे आप क्या बोलेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तब उसे डायनेमिक कंडीशन में लाना है तब उस पर जो फ्रिक्शन लगेंगे, अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन जो लगेंगे उसे आप लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलेंगे, ठीक है। इतना, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे स्टैंड हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे स्टेबल यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है। अगर हमको जाना है, अगर मैंने सोच लिया कि हमको यहाँ से क्या करना है, मूव करना है, तो मूव करना है तब यहाँ पे अगर मूव करने की कोशिश किया, जैसे ही मैंने सोच लिया, मैंने अगर चलना स्टार्ट करने से पूर्व यहाँ पे जो भी फ्रिक्शन लगेंगे
मैंने अभी पैर यहाँ से अगर उठाने से पहले जो भी फ्रिक्शन यहाँ पे लगेंगे, जो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होगा उसे भी आप बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, चलिए अब देख सकते हैं कि लॉस ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन के कुछ नियम है जो कि हमको जानना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं कि लॉस ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होते हैं। तो आप देख सकते हैं द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू दैट इन विच टू द बॉडी टेंड्स टू मूव। देखिए अगर कोई भी हमारी मतलब फ्रिक्शन लग रहा है किसी भी बॉडी पे, तो ये बोल रहा है कि अगर उस बॉडी पे अगर स्टैटिक फ्रिक्शन लगेंगे तो उस फोर्स के क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे। ये मान लीजिए कोई फोर्स लग रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करेगा, इसके एफएस जो होगा, मान लीजिए कोई भी स्टैटिक फ्रिक्शन का एफएस से हम डिनोट करेंगे। ठीक है, तो एफएस क्या करेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, जो कि उसके क्या करेगी, बॉडी को क्या करेगी, मूव करने की कोशिश करेगी। ठीक है, चलिए अगला इसका टॉपिक देखते हैं कि क्या है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज एक्जैक्टली इक्वल टू द फोर्स विच टेंड्स टू मूव बॉडी द मूव। देखिए अगर बोल रहा है कि कोई बॉडी है जिस पे हम क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये एफ जो है फोर्स हमारे द्वारा अप्लाई किए गए फोर्स, और इस बॉडी में डेवलप हुआ मतलब फ्रिक्शन फोर्स एफ एस, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो ये फोर्स और ये फोर्स हमेशा क्या करेंगे, हमेशा हर कंडीशन में क्या करेंगे, इक्वल रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा नंबर पॉइंट बोल रहा है। तीसरा नंबर पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन बियर ए कंस्टेंट रेशियो टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू सरफेस। देखिए ये कंडीशन क्या बोल रहे हैं, अगर मान लीजिए हम एफ एस लगाएंगे तो एफ एस जो होता है म्यू एस इंटू आर की क्या होता है, इक्वल होता है। तो यही नॉर्मल रिएक्शन आर है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा म्यू एस क्या होता है, कांस्टेंट आर निकल के आता है। ठीक है, और ये एफ एस जो क्या है कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है। ठीक है, यही बोल रहा है। अब देखिए आगे क्या बोला जा रहा है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट टू द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सरफेसेस। देखिए ये जो बोल रहा है, ये वाली लाइन जो बोल रही है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो एरिया से क्या होता है, स्वतंत्र होता है। ठीक है, कोई भी दो आप एरिया लेंगे, दो आप सरफेस लेंगे, दोनों सरफेस के एरिया से क्या करेगा, वो स्वतंत्र रहेगा, उस एरिया से कोई इसका मतलब नहीं है। ठीक है, जबकि वो क्या करेगा, वो उसके रफनेस पे, आगे बोला जा रहा है कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन द रफनेस ऑफ द सरफेसेस, उसका करेगा सरफेस के रफनेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम जानेंगे लॉस ऑफ डायनेमिक और काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी कि डायनेमिक और काइनेटिक फ्रिक्शन के क्या करेंगे, हम नियम को समझेंगे कि डायनेमिक और काइनेटिक का, डायनेमिक हो या काइनेटिक फ्रिक्शन हो, उसका नियम क्या क्या है। देख सकते हैं, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू दैट इन विच द बॉडी टेंड्स टू मूव। देखिए वही बोल रहा है, जो एफ होगा आपके एफ के बराबर होगा। ठीक है, डायनेमिक को आप के से एफ के से डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए द मैग्नीट्यूड ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन बियर ए कांस्टेंट रेशियो टू द नॉर्मल रेशियो बिटवीन द टू सरफेसेस। यही बात होती है कि जो हमारा एफ के होता है वो क्या होता है, म्यू के इंटू आर के बराबर होता है। ठीक है, यही बात बोला जा रहा है। ठीक है, इसी के रेशियो के रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, अब देखिए फॉर मॉडरेट स्पीड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। अगर मॉडरेट स्पीड के लिए क्या करेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करेगा, सेम रहेगा, यानी कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जैसे बट इट डिक्रीजेस स्लाइटली विद द इंक्रीज ऑफ स्पीड, जैसे ही हम स्पीड बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, फ्रिक्शन फोर्स क्या कर जाएगा, डिक्रीजिंग कर जाएगा, यानी कम हो जाएगा। तो चलिए अब हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में चर्चा करते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी कि घर्षण गुणांक क्या होता है, उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ टू द नॉर्मल रिएक्शन आर एन बिटवीन द टू बॉडीज। जो हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ होता है वो क्या करता है, नॉर्मल रिएक्शन आर एन के क्या करता है, वो क्या करता है, प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे देख सकते हैं एफ जो होता है आर एन के क्या करता है, प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जब यहाँ प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ से एक कांस्टेंट आता है म्यू, और म्यू को ही बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। चलिए अब बात करते हैं लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग एंगल कितना होता है फ्रिक्शन के लिए, उसके बारे में हम जानेंगे कि ठीक है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है। तो देख सकते हैं इट इज़ डिफाइंड एज द एंगल विच द रिजल्टेंट रिएक्शन आर मेक्स विद द नॉर्मल रिएक्शन आर एन। देखिए जो हमारा एक बात यहाँ से देख सकते हैं कि जो यहाँ पे आर, यहाँ पे एक किसी भी बॉडी का यहाँ पे रिजल्टेंट देख सकते हैं, इसी बॉडी से मैं ले रहा हूँ एग्जांपल। ठीक है, ये जो मैं ले रहा हूँ इसी बॉडी से डायग्राम ले रहा हूँ, ये हो गया आर एन। ठीक है, आर एन हो गया। तो आर एन और आर के बीच में जितना एंगल बनेगा उसे को क्या बोलेंगे, लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन। जितना एंगल बनेगा फाई, इसी को क्या बोलेंगे, लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन का एक डेफिनेशन सुन लीजिए, इट इज डिफाइंड एज द एंगल व्हिच द रिजल्टेंट रिएक्शन
रिजल्टेंट रिएक्शन कैपिटल आर मिक्स विद नॉर्मल रिएक्शन। तो जो हमारा रिजल्टेंट जो आर होता है ये नॉर्मल रिएक्शन के साथ जितना एंगल का कोण बनाएगा उसे ही बोलेंगे लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन। चलिए अब देख सकते हैं कि जो ये एंगल होता है लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बॉडी के वेट पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि बॉडी का वेट कितना है डब्ल्यू पे डिपेंड करता है और अप्लाइड हॉरिजॉन्टल फोर्स पे डिपेंड करता है। और देखिए ये रिएक्शन बिटवीन द बॉडी ए एंड बी पे इस पे भी क्या करता है, रिएक्शन पे भी ये क्या करता है डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ से एक फार्मूला निकल के आता है जो tan phi इक्वल टू एफ अपॉन आर एन। ये कहाँ से है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं इसको, देखिए ये एंगल के सामने का जो भुजा होती है परपेंडिकुलर यानी कि लंब हो गया, तो लंब ये वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब हो गई। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे कि ये वाली भुजा जो एफ है एफ क्या हो गया मतलब कि लंब हो गया। ठीक है, तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। ठीक है, यानी कि हाइपोटेनस हो गया। तो tan थीटा जो होता है क्या होता है कि लंब बटा में आधार होता है। ठीक है, तो लंब हमारा एफ हो गया। ठीक है, तो एफ यहाँ से और आधार कितना हो गया यहाँ पे देख सकते हैं आर एन। ठीक है, तो यही से हमारा आ गया कि tan phi इक्वल टू एफ अपन आर एन, जो कि यहाँ पे एफ इक्वल टू जानते हैं म्यू इंटू आर एन होता है। ठीक है, जो कि अपान में आर एन, तो आर एन से आर एन क्या हो जाएगा कैंसिल, जो कि हमारा tan phi इक्वल टू म्यू आ गया। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं कि एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक कि एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, कि व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज। देख लीजिए एंगल ऑफ रिपोज जो होता है इट इज़ द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन अल्फा ऑफ द प्लेन ऑफ द टू द हॉरिजॉन्टल एट विच द बॉडी जस्ट बिगिंस टू मूव डाउन द प्लेन। अगर कोई भी बॉडी है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोई बॉडी है इंक्लाइनेशन पे की कंडीशन पे है। ठीक है, तो इंक्लाइनेशन की अगर मतलब कि कंडीशन में है, तो अगर ये इंक्लाइनेशन की कंडीशन में है तो इसके साथ जो भी एंगल बनाएगा उसे आप क्या बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोज बोलेंगे। ठीक है, इतनी जानकारी। चलिए अब देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं जो अल्फा बनाया गया है एंगल ऑफ रिपोज बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और कंडीशन आपके सामने आ गया है कि जो डब्ल्यू साइन अल्फा यानी देख सकते हैं इस पे जो डब्ल्यू वेट लगेगा इस पे जो डब्ल्यू वेट लगेगा डब्ल्यू साइन अल्फा हो गया और ये आपका ये फोर्स हो गया। ठीक है, तो डब्ल्यू साइन अल्फा इक्वल टू फोर्स होगा और फोर्स इक्वल टू जानते हैं कि म्यू इंटू आर एन होता है। और यहाँ से एक और जानकारी मिलती है कि म्यू इंटू आर एन की जगह पे देख सकते हैं कि डब्ल्यू कास अल्फा, यहाँ से नीचे आर एन की जगह पे ये आर एन है, ये वाली देख लीजिए ये आर एन है और आर एन के नीचे क्या हो जाएगा डब्ल्यू कास अल्फा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि डब्ल्यू साइन अल्फा इक्वल टू डब्ल्यू कास अल्फा। तो यहाँ पे अगर डिवाइड करेंगे तो tan अल्फा इक्वल टू म्यू आ जाएगा। ठीक है, तो tan अल्फा इक्वल टू म्यू अपान में अगर पीछे डिराइव किए थे कि म्यू इक्वल टू क्या होता है tan फाई होता है, तो अल्फा और फाई क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखिए अब हम जानेंगे यहाँ से आगे वाली टॉपिक के बारे में जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है। आप देख सकते हैं कि एफिशिएंसी ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन की एफिशिएंसी निकालने के लिए हमको क्या करना है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द इफर्ट रिक्वायर्ड निगलेक्टिंग फ्रिक्शन। जिससे कि निगलेक्टिंग फ्रिक्शन को क्या करेंगे पी नॉट से टू द एफर्ट रिक्वायर्ड कंसिडरिंग फ्रिक्शन पी मैथमेटिकली। देख सकते हैं अगर मान लीजिए कि एफिशिएंसी ऑफ इंक्लाइंड प्लेन की किसी भी इंक्लाइंड प्लेन की अगर आपको एफिशिएंसी निकालनी हो तो आपको क्या करना है कि जो निगलेक्टिंग फ्रिक्शन होगा पी नॉट, निगलेक्टिंग फ्रिक्शन पी नॉट अपान में क्या कर देना है फ्रिक्शन कर देना है, जो कि फ्रिक्शन को कंसीडर करना है। ठीक है, उसको आप अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे निकल जाएगा नीटा, तो ईटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा पी नॉट अपान पी। यही आपका क्या हो जाएगा एफिशिएंसी ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन के लिए, इंक्लाइंड प्लेन के लिए एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक स्क्रू जैक। तो व्हाट इज स्क्रू जैक, स्क्रू जैक क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं कि द प्रिंसिपल ऑन विच ए स्क्रू जैक वर्क्स ए सिमिलर टू डेथ ए इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, ये क्या करता है इंक्लाइंड प्लेन पे स्क्रू जैक काम करता है। जैसे स्क्रू जैक यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रू जैक का जो फिगर होता है ऐसे होता है। ठीक है, यहाँ पे एक मतलब थ्रेड कटी यहाँ पे इस पे क्या होता है लोड लगा होता है। ठीक है, जो हम किसी भी पहिए को उठाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होता है इस मतलब कि थ्रेड होता है कटा होता है। ठीक है, चलिए अब देख सकते हैं इतना होता है जो स्क्रू जैक होता है। अब देख सकते हैं कि इफ़ वन कंप्लीट टर्न ऑफ ए स्क्रू थ्रेड इज इमेजिनेड टू द, देख सकते हैं क्या लिखा गया आगे। अब देख सकते हैं कि बी अनवार्ड। ठीक है, ये अनवार्ड क्या करता है वर्क करता है। जैसे मान लीजिए ये क्या करता है एक स्क्रू जैक है जो कि यहाँ पे थ्रेड कटिंग ये लोड ये हमारा
कटा होता है, जो कि इसके ऊपर क्या होता है, लोड लगा होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, इंक्लाइनेशन के मतलब कि प्लेन में इसे किस प्रकार डिनोट कर सकते हैं उसी के बारे में हमको जानना है। ठीक है, तो ये इसी फिगर को यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, ये पी है हमारा, क्या है, पिच है। ठीक है, यहाँ पाइडी क्या है, सरकमफ्रेंस है, और एंगल क्या है हमारा, उसका मतलब एंगल। यहाँ पे अगर कोई बॉडी है तो जैसे जैसे यहाँ पे ऊपर उठाएंगे उसका वो क्या है, इंक्लिनेशन मतलब कि एंगल है। ठीक है, एंगल है। ठीक है, तो चलिए तो इसी बॉडी का हमको क्या करना है कि स्क्रू जैक में समझना है कि क्या है। तो देख लीजिए ज्योमेट्री फॉर्म इसका दिया गया कि tan अल्फा इक्वल टू पी अपन पाई डी। ये कहाँ से आया, तो आप देख सकते हैं कि tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, तो tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है कि लंब, यानी कि क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान में क्या होता है कि बेस होता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर के जगह पे क्या रखेंगे आप, पिच रखेंगे। ठीक है, तो पिच अपन पाई डी, जहाँ पे अल्फा क्या है, हेलिक्स एंगल है, और पी क्या है, स्मॉल पी क्या है, पिच ऑफ थ्रेड है, और अल्फा ये देख सकते हैं डी क्या है कि मीन डायमीटर ऑफ ए स्क्रू, यानी कि मीन डायमीटर का मतलब कि स्क्रू का डायमीटर है। ठीक है, यानी कि कितने मतलब कि कितना स्क्रू मतलब कि इसकी डाया है, वही ये स्मॉल डी बता रहा है। ठीक है, चलिए पिच क्या होता है, पिच जान लीजिए। अगर कोई मान लीजिए थ्रेड है, ठीक है, तो थ्रेड, इस थ्रेड के दोनों बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे आप, पिच बोलेंगे, यानी कि स्मॉल पी बोलेंगे। ठीक है, तो इसी को आपको पिच बोलना है। ठीक है, चलिए अब देख सकते हैं मशीन का नियम कौन सा इसे, P इजिकल टू डब्ल्यू tan अल्फा प्लस अल्फा प्लस, ये देख सकते हैं ये वाला। ठीक है, जबकि यहाँ पे लोअरिंग लोड के लिए, ठीक है, जब राइजिंग लोड लगेगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, अगर जब लोअर लोड यानी कि अगर लोड हम नीचे की तरफ लगाएंगे तो यहाँ पे क्या कर जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देख सकते हैं इसके केसेस, आप देख सकते हैं कि केस क्या है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एंगल, जो एंगल है यहाँ पे फ्रिक्शन एंगल जो है निगलेक्ट अगर कर देंगे, तो फ्रिक्शन अगर निगलेक्ट कर देंगे तो इसका एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, जो कि पी नॉट इक्वल टू डब्ल्यू tan अल्फा आ जाएगा। ठीक है, जब देख सकते हैं इफिशियंसी आप स्क्रू जैक निकालेंगे तो एन इक्वल टू पी नॉट अपान पी होता है, तो पी नॉट की जगह पर डब्ल्यू tan अल्फा अभी निकाले। ठीक है, अपान पी का वैल्यू कितना होता है, डब्ल्यू इंटू tan अल्फा प्लस एंगल। ठीक है, सही। ठीक है, चलिए अब देख सकते हैं जबकि इसकी स्क्रू जैक मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं कि मैक्सिमम एफिशिएंसी इसकी कितनी हो सकती है। ठीक है, तो एन मैक्सिमम निकालने के लिए, यानी कि एफिशिएंसी मैक्सिमम निकालने के लिए 1 माइनस साइन अपान में 1 प्लस साइन, यहाँ पे एंगल दे सकते हैं। ठीक है, कोई भी आप एंगल ले सकते हैं, थीटा या कोई भी। ठीक है, अब हम जानेंगे कि लिफ्टिंग मशीन क्या होती है। ठीक है, लिफ्टिंग मशीन के बारे में समझेंगे तो इट इज़ ए डिवाइस विच इनेबल अस टू लिफ्ट ए हैवी लोड डब्ल्यू बाई ए कंपेरेटिवली स्मॉल इफर्ट पी। ठीक है, देखिए अगर लिफ्टिंग मशीन क्या है कि क्या करती है कि हैवी लोड को उठाने के लिए बहुत ही आसान मेथड लगाती है, जो कि बहुत ही आसान तरीके से क्या कर देगी, वो हैवी लोड को भी उठा लेगी, उसे ही आप लिफ्टिंग मशीन बोलेंगे। जैसे मान लीजिए आप जेसीबी देखा होगा। ठीक है, इससे मान लीजिए कि कोई प्रेशर वाली मतलब प्रेशर पे आजकल बहुत से मतलब काम हो रहे हैं, जो कि मतलब आपके हाइड्रोलिक मशीनें आ रही है, वो क्या करेगी, उसी को क्या बोलेंगे आप, लिफ्टिंग मशीन बोलेंगे। ठीक है, जो कि इसके लिफ्टिंग मशीन के कॉमनली टर्म दिए गए हैं, उसके बारे में हम जानेंगे कि लिफ्टिंग मशीन के टर्म क्या क्या है। तो मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ लोड लिफ्टेड डब्ल्यू टू द इफर्ट अप्लाइड। ठीक है, अगर देख लीजिए जो मैकेनिकल एडवांटेज यानी कि एम ए जो होता है वो हमारा क्या होता है, लिफ्टेड लोड अपान में क्या होता है, फोर्स अप्लाइड। अगर वो बॉडी कितना लोड उठा रहा है और आप कितना मतलब कि अप्लाइड फोर्स कितना आप लगा रहे हैं, एफर्ट कितना लगा रहे हैं। ठीक है, उसी को रेशियो क्या बोलेंगे, मैकेनिकल एडवांटेज बोलेंगे। जबकि वेलोसिटी रेशियो क्या बोलते हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट वाई टू द डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड। देख लीजिए वेलोसिटी रेशियो क्या होती है, अगर मान लीजिए हमने यहाँ से लोड लगाया, ठीक है, जब लोड लगाया तो बॉडी हमने तो बहुत कम लोड लगाया, ठीक है, प्रेशर में बहुत कम लोड लगाया, लेकिन वो क्या करेंगे, मैंने अगर प्रेशर को इतना से इतना डिस्टेंस मूव किया, लेकिन हमारी बॉडी क्या कर जाएगी, इतना से इतना मूव कर जाएगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मूव कर जाएगी। तो उसी को अगर मतलब कि अगर डिस्टेंस जो मूव करती है, ठीक है, एफर्ट का वाई मान लीजिए, ठीक है, अगर लोड जो होता है वो क्या कर जाएगा, मूव करेगा एक्स, तो वाई अपन एक्स का क्या बोलेंगे, वेलोसिटी रेशियो बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देख लीजिए इनपुट यहाँ पे मशीन की इनपुट कितनी होती है, इट इज़ द वर्क डन ऑन द मशीन। जो मशीन का वर्क डन जो होता है वही हमारी इनपुट, मशीन के इनपुट होता है। ठीक है, मशीन के पास कितनी क्षमता है उसी को मशीन के इनपुट बोलेंगे। ठीक है, इट इज़ इक्वल टू द
प्रोडक्ट ऑफ एफर्ट्स एंड डिस्टेंस थ्रू व्हेन इट मूव्स, यानी कि एफर्ट्स यानी कि उसका पी मान लीजिए और उस कितना डिस्प्लेस हो रहा है उसको मैं प्रोडक्ट कर देंगे तो हमारी क्या कर जाएगी, मशीन की इनपुट निकल के आ जाएगी। और देखिए आउटपुट ऑफ मशीन क्या होता है, तो आउटपुट मशीन कितना मतलब कि कार्य प्रोड्यूस करती है उसे आप क्या बोलेंगे कि मशीन की आउटपुट बोलेंगे। ठीक है, कितनी मतलब कि ऊर्जा दे रही है उसे आप मशीन की आउटपुट बोलेंगे। यहाँ पे फार्मूला दिया गया है। ठीक है, अब हम मशीन की एफिशिएंसी निकालेंगे तो मशीन की एफिशिएंसी कितनी होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, तो आउटपुट का मतलब क्या होता है, वर्क डन बाय द मशीन, और इनपुट का मतलब क्या होता है, वर्क डन ऑन द मशीन। यानी कि आप अगर मशीन के द्वारा कितना वर्क डन कर रहे हैं और मशीन पे कितना वर्क डन कर रहे हैं उसी के रेशियो को क्या बोलेंगे, मशीन की एफिशिएंसी बोलेंगे। तो अगर वर्क डन बाय द मशीन, अगर मशीन के द्वारा वर्क डन कितना किया जाता है कि W इंटू एक्स किया जाता है, जबकि मशीन पे कितना किया जाता है P इंटू वाई, जो कि आपका यहाँ पे देख सकते हैं मतलब मैकेनिकल एडवांटेज अपान में वेलोसिटी रेशियो के अपान हमारा आ जाता है एक और फार्मूला निकल के जो कि मशीन की एफिशिएंसी होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई भी आइडियल मशीन है तो उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 100% होगी, ये तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, चलिए अगर रिवर्सिबल मशीन क्या होती है तो देख सकते हैं रिवर्सिबल मशीन, इट इज़ अ मशीन इज कैपेबल ऑफ डूइंग सेम वर्क इन द रिवर्स डायरेक्शन आफ्टर द एफर्ट इज रिमूव्ड, देन द मशीन इज़ नोन एज रिवर्सिबल मशीन। जैसे मान लीजिए कोई भी ऐसी मशीन है जो कि किसी भी मतलब कार्य को दोबारा से कर सकती है, या जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कोई कार्य ये बना दिए। ठीक है, अगर ये काम बना दिए तो फिर इस कार्य को पहले जैसा अगर चेंज कर देगी तो उसी मशीन को क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल मशीन, यानी कि फिर से अगर दोहरा सकती है उसे क्या बोलेंगे कि रिवर्सिबल मशीन। जैसे मान लीजिए नॉन रिवर्सिबल और सेल्फ लॉकिंग मशीन, इट इज मशीन इज नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग सेम वर्क इन द रिवर्स डायरेक्शन, ये रिवर्स डायरेक्शन में कोई भी काम नहीं करेगी, ऐसी मशीन को क्या बोलेंगे आप, नॉन रिवर्स मशीन बोलेंगे। अब देखिए लॉ ऑफ मशीन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी मशीन के नियम। मशीन के नियम क्या होते हैं, P = mW+c। ठीक है, यही मशीन का हमारा नियम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे m जो होता है एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, m क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, इसको आप बोलेंगे क्या, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आप बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए और c क्या होता है, w तो जानते हैं वेट होता है, और c क्या होता है, एक अनदर कांस्टेंट होता है जो कि मशीन फ्रिक्शन को आप डिनोट करेंगे। सी जो होता है हमारा मशीन का मतलब फ्रिक्शन होता है, मशीन पे कितना मतलब फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है उसको आप सी से डिनोट करेंगे, और एम को किस से डिनोट करेंगे, वो एक कोफिशिएंट होता है फ्रिक्शन का। ठीक है, चलिए अब देखिए मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज, जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है उसका अधिकतम वैल्यू कितनी होती है उसे आप मतलब हम लोग देखने वाले हैं कि उस मशीन की मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज कितनी होती है उसके बारे में जानेंगे। द मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ ए लिफ्टिंग मशीन इज गिवन बाय मैक्सिमम, देख लीजिए मैक्सिमम m.a अपान इज इक्वल टू 1/m। ठीक है, ये हमारी होती है कितनी, मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, स्मॉल m के बारे में बता दिया कि ये क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। ठीक है, चलिए अब देख सकते हैं कि मैक्सिमम एफिशिएंसी, जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है क्या होती है, द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ए लिफ्टिंग मशीन इज गिवन बाय मैक्सिमम एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होता है 1/m इंटू वेलोसिटी रेशियो। m क्या होता है मैं बता चुका, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, और ये वीडियो आप अपने पास ही मत रखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, जय हिंद।